प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 11 संघ परिच्छेद के अंतर्गत दीर्घवृत्त के भाग 3 का अध्ययन करेंगे, जो कि इस अध्याय का ये आज अंतिम भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 में दीर्घवृत्त की परिभाषा, उससे संबंधित अन्य परिभाषाएं, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण इत्यादि सूत्र हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया था, जिसे आशा है कि आप कंठस्थ किए होंगे और उसका अभ्यास भी किए होंगे। अब आइए आज देखें भाग 3 के शिक्षण बिंदु क्या क्या है। शिक्षण बिंदु पहला हम पढ़ेंगे दीर्घवृत्त के मानक समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष, ऑब्जर्वेशंस। दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा, लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करना और अंत में गृह कार्य। तो आइए देखें सबसे पहले दीर्घवृत्त का मानक समीकरण से प्राप्त निष्कर्ष। प्यारे विद्यार्थियों, देखें यहाँ लिखा है कि दीर्घवृत्त दोनों निर्देशाक्षों के सापेक्ष सममित है, क्योंकि यदि दीर्घवृत्त पर एक बिंदु xy है तो बिंदु -xy, फिर x -y और -x -y भी दीर्घवृत्त पर स्थित है। अब देख ले जरा, पहले हम चित्र बना लें, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कह रहा है। ये देखें आप, चित्र है, ये। अब आप जानते हैं कि इसको हम लोग x अक्ष मान लेते हैं और ये हमारा y डैश, ये हमारा दीर्घवृत्त का केंद्र O हो जाता है। दो नाभियां इसकी होती हैं, F1 और F2। अब इस दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो होता है यहाँ x² / a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, क्योंकि इसका जो दीर्घाक्ष होता है वो x अक्ष पे होता है। एक दूसरा स्वरूप भी इसका होता है, जिसे हम देख लें, ऐसे बनता है। इस टाइप। तो प्यारे बच्चों, ये जो बनता है इसका अक्ष देख लें आप, ये हमारा y अक्ष और ये हमारा x अक्ष, x डैश, y डैश। अब इसका देखें, यहां दो नाभियां होंगी, F1 और F2, और इसका मूल बिंदु, केंद्र बिंदु O होगा। ये हमारा लघु अक्ष कहलाएगा, a डैश, और b डैश हमारा दीर्घ अक्ष कहलाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दीर्घ अक्ष है, अब इसका इस दीर्घवृत्त का जो अक्ष हो गया वो y अक्ष हो गया। तो इसका मानक समीकरण आप जान रहे हैं कि ये होगा x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बराबर 1। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें यह कह रहा था कि अगर कोई बिंदु यहां xy है और यहां क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां -x -y, तो ये भी दीर्घवृत्त पर है, ये भी दीर्घवृत्त पर है, तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है। तो अगर संतुष्ट कर रहा है तो दीर्घवृत्त हमारा सममित होगा। यहां देखें, x अक्ष के सापेक्ष सममित और y अक्ष के सापेक्ष सममित, दोनों अक्षों के सापेक्ष ये दीर्घवृत्त सममित है। वही चीज यहां भी है। सममित क्या होता है, आप जान लें कि अगर कोई चित्र होता है, जैसे यही है मान लो आप, तो इसको अगर हम यहां से काट के इसको ऊपर रख दें, ठीक अगर इसको ये ढक लेता है तो ये कहा जाता है कि ये x अक्ष के सममित है। वही चीज यहां भी है। तो वो ये यहां कह रहा था, आप देख लें, यही चीज
कि दीर्घवृत्त दोनों दिशाक्षों के सापेक्ष सममित है, क्योंकि यदि दीर्घवृत्त पर एक बिंदु एक्स वाई है तो बिंदु माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई दीर्घवृत्त पर स्थित है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त की नाभियां सदैव दीर्घ अक्ष पर स्थित होती हैं। दीर्घ अक्ष को सममित रेखा पर अंतःखंड निकालकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यदि एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है तो दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है, और यदि वाई स्क्वायर का हर बड़ा है तो दीर्घ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश है। तो ये कैसे आप जानेंगे, यहां देख लें आप, यही चित्र था आपके सामने। यहां कह रहे हैं कि अगर ये दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है तो यहां से देखो ये कह रहा है इसमें कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का हर वाई स्क्वायर के हर से बड़ा है, ये अगर बड़ा है तो दीर्घ अक्ष हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, और अगर एक्स स्क्वायर का हर छोटा है, ये बड़ा है, वाई स्क्वायर का हर बड़ा है, तो दीर्घ अक्ष हमारा वाई अक्ष के अनुदिश होगा। ये यहां बता रहा। जो ये सममित है, ये जैसे यहां हम लिख दें ए डैश, तो ए डैश हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहां से ये सममित रेखा हो गई, इसको दीर्घाक्ष का अंतःखंड काट लें तो हमें प्राप्त हो जाए। वही चीज यहां भी, तो ये दोनों बात वो यहां कह रहा था। अब आप आगे देख लें, दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा। यहां एक परिभाषा दिया गया है कि दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली और दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंत बिंदु दीर्घवृत्त पर हो को नाभिलंब जीवा कहते हैं। तो जरा आप समझ लें यहां कैसे आप करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां एक चित्र बनाते हैं, ये इस टाइप का। अब आप यहां देखें, ये हमारा y अक्ष और ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। यहां इसकी दो नाभियां हैं, आप जान रहे हैं F1 और F2। ये y डैश यहां लिख लें, ये x डैश। ये आपका जान रहे हैं शीर्ष होता है a और a डैश। तो यह क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त की नाभियों से, तो नाभियां F1 और F2 हैं, से जाने वाली दीर्घ अक्ष पर लंबवत, तो दीर्घ अक्ष पर लंबवत, तो इससे जाने वाली F1 और F2 से, और दीर्घ अक्ष पर लंबवत, मान लो एक रेखा हम यहां खींचते हैं और दूसरी रेखा हम यहां खींचते हैं। तो इसका अगर हम नामकरण कर दें, यहां मान लो L M N O, तो जो LM है, LM और NO, ये जो दो रेखाएं हैं, यहां M है, आप देख रहे हैं स्पष्ट है ये। तो ये जो दो रेखाएं हैं, ये हमारी दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये नाभि पर लंब है, किस पर, दीर्घाक्ष पर। तो L M और NO ये हमारी नाभिलंब जीवा कहलाती है। अब आइए आप देखिए अगला क्या है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 की नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों आइए देखें हम कैसे इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। पहले हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा चित्र है, ये दीर्घवृत्त है, इसका केंद्र O है जो मूल बिंदु कहलाता है। ये हमारा अक्ष है, ये x और x डैश, ये अक्ष हो गया। ये हमारा y और y डैश, ये अक्ष है। अब इस पे हमें दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा ज्ञात करनी है। तो आप जान रहे हैं यहां दो नाभियां होती हैं, F1 F2। अगर ये इस पर लंब है तो ये इसका नाभिलंब कहलाता है। इसी तरह से इधर भी ये नाभिलंब जीवा कहलाएगी। मान लीजिए इसका नामकरण हम कर दें A B C D।
तो ए और यहां F2 है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा F2 है, यहां F2 लिख देते हैं ऐसे। अब देखो ए से F2 अगर दूरी हम मान लें यल है, ये आप जाने केंद्र है, वो हो जाएगा। यहां केंद्र से नाभ की दूरी C होती है, तो अब ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ये आप देख लें। ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा CL। तो अब देखो हम लिख रहे हैं वही चीज यहां, माना दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दीर्घाक्ष x अक्ष के अनुदिश है। तो ये हमारा मानक समीकरण है, पहले से हम निकाल चुके हैं। तो आप देखो बिंदु ए दीर्घ वृत्त पर स्थित है, ये यहां दिखाया गया है कि बिंदु ए हमारा दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो अगर दीर्घवृत्त पर स्थित है बिंदु ए, तो जो ए का निर्देशांक है तब ए के निर्देशांक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 को संतुष्ट करेगा। देखो प्यारे बच्चों, अब ए जो बिंदु है ये दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण है इसको वो संतुष्ट करेगा, अर्थात x की जगह c रख दें और y की जगह l रख दें। तो देखिए यहां मिटाते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसको वो बिंदु संतुष्ट करेगा, तो x की जगह हम c रख दें, तो हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो हम जानते हैं कि C बराबर AE होता है, तो देखो C बराबर ए इसमें अगर रख दें तो क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। C बराबर AE रखने पर, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना तो हम कर सकते हैं। अब यहां देख लें जरा, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्यों? चूंकि ई बराबर सी बाई ए होता है, ये हम जानते हैं। तो यहां हमने रख दिया, तो रख देंगे तो गुणा कर दें, तो एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको मिटाते हैं। एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर होता है अपॉन ए स्क्वायर। यहां लिख देंगे चूंकि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहां इसको बी कर लें, बी स्क्वायर।
तो इसका मान यहां रख दिया, तो अब आ गया एल स्क्वायर बराबर बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो एल बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा एल का मान आ गया। अब प्यारे बच्चों धनात्मक हम लेते हैं क्योंकि एल बराबर बी स्क्वायर बटे ए, यही मान हमको लेना है, क्योंकि जो माइनस वाला होगा वो इधर हो जाएगा। तो दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो अब इसके बाद इसको आप याद रखें। फिर देखिए हमें क्या निकालना है, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई ए बी होगी। तो ए बी के लिए या फिर से देख लें, अब आप देख लें, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर ए बी के होगा। अब ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर ए एफ टू प्लस एफ टू बी। अब देखो ए एफ टू और एफ टू बी दोनों यल होगा। क्यों? क्योंकि दीर्घवृत्त दोनों अक्षों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सममित होता है। तो जब सममित होता है तो अर्थात क्या होगा, इसलिए ए एफ टू बराबर एफ टू बी, तो दोनों का मान यल हो जाएगा। या बी ठीक से लिख लें, एफ टू बी बराबर है। तो अब देखो इसमें अगर रख देंगे तो ए बी बराबर क्या आ गया, 2l। और यल हमें पहले से मालूम था, आपको याद होना चाहिए कि ए बी बराबर 2l का मान है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हमारा नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो यहां आप लिख सकते हैं कि नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। ये प्यारे बच्चों हमको यही सिद्ध करना था। अब आप आगे देख लें। अब आप देखें प्रश्नावली 11/3 के प्रश्न। तो अब इसको हमें हल करना है। कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1 के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों पहले हम यहां लिख देंगे हल। हल हल हमने लिख दिया। अब फिर हम देखें क्या क्या दिया है। दिया है दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। हमको पूछ रहा है नाभियां, शीर्ष, निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता इत्यादि हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसका मानक समीकरण क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 में एक्स स्क्वायर बटे 36 का जो हर है ये वाई स्क्वायर बटे 16 के हर से बड़ा है। तो बड़ा है अगर, तो आप यहां लिखेंगे कि इस दीर्घ वृत्त में एक्स स्क्वायर बटे 36 का हर वाई स्क्वायर बटे 16 के हर से बड़ा है। इसलिए दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 के अनुरूप होगा। तो हमारा जो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा इसके अनुरूप होगा। तो अगर अनुरूप है तो जो दिया गया दीर्घवृत्त का समीकरण है और जो ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, दोनों की अगर हम तुलना कर दें तो देखो, दिए गए दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान 36 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 बराबर 1 का दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर, तो प्यारे बच्चों जब हम तुलना करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर बटे 36 है, यहाँ एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मान हमें क्या मिल जाएगा 36। तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 36 और बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 16। तुलना करने पर यह प्राप्त होता है। इतना तो हम लिख देंगे पहले। तो देखो ए स्क्वायर बराबर 36, बी स्क्वायर बराबर 16, ये हमें मिल गया। तो फिर आगे देखें, ए स्क्वायर यहां हल था, रहने दें, ए स्क्वायर बराबर 36 और बी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 16। तो देखो ए क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 6, बी क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सी भी ज्ञात करना है। तो अब हम जानते हैं, एक सूत्र पहले ही आपको बताया गया है कि अर्ध लघु अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष और केंद्र से नाभि की जो दूरी सी होती है उसका ये संबंध होता है। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो अब इसी में ए और बी का मान रख दें। तो ए और बी का अगर मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 36 बराबर 16 प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना है तो 36 माइनस 16। तो देखो अब क्या मिल जाएगा, सी बराबर, पहले सी स्क्वायर ही लिख दें तो यहां हो गया 20। तो सी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 20। तो ये आपको याद रखें। तो ए भी मिल गया प्लस माइनस 6, बी भी मिल गया प्लस माइनस 4 और सी मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 20। अब हमें जो जो ज्ञात करना हो अब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लें यहां साइड में, देखिए मिटाते हैं। हमें क्या मिल गया था, ए बराबर प्लस माइनस 6, बी बराबर प्लस माइनस 4 और सी बराबर क्या मिल गया प्लस माइनस अंडर रूट 20। अब इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले नाभियों, तो नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं, नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस सी और 0। तो सी हमें मिल गया, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 20 और 0। तो ये नाभियों के निर्देशांक हो गए। शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं, ये सब आपको याद होगा तभी आप लिख सकते हैं। शीर्षों के निर्देशांक ये होता है प्लस माइनस ए 0। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 0। यहां 0 ठीक से बना लें। तो ये दो मिल गया, नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक 2 हो गया। अब कह रहा है दीर्घ एवं लघु अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई
आप जानते हैं कितना होता है, बराबर 2a। तो 2a, तो 2a कितना है 6, तो 6 बराबर 12 हो गया। इसी तरह से लघु अक्ष, लघु अक्ष की लंबाई बराबर क्या होगा 2b। तो 2b कितना हो गया 2 × 4, तो हमारा कितना आ गया बराबर 8। तो देखिए भी ज्ञात हो गया, नाभियों और शीर्षों के निशान ये हो गए, ये हो गए। दीर्घवृत्त एवं लघु अक्ष की लंबाइयां, दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई। अब हमें उत्केंद्रता ज्ञात करना है। तो देखो उत्केंद्रता के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, E बराबर C/A होता है। तो E बराबर C हमको कितना मिला है √20, और A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 6, अगर हम धनात्मक मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया उत्केंद्रता, उत्केंद्रता। अब क्या चाहिए हमें, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई आप जानते हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर क्या होता है 2b²/a। तो 2b² यहां से निकाल लें हम, तो 4 चौके 16, तो गुणे 16, और a कितना हो गया 6, तो यहां 6 हो गया, तो 2 × 6, तो क्या आ गया 16/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जितनी चीज में पूछा था वो सब आपको मालूम हो गया। नाभियों और शीर्षों के निशांक ये हो गए, शीर्षों के निशांक ये हो गया, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता आपका यहाँ आ गया, और नाभिलंब जीवा की लंबाई ये आ गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे देख लें, इसको आप ध्यान से देख लें। ये देखिए गृह कार्य। अब आप प्रश्नावली 11.3 के अवशेष प्रश्नों को हल करेंगे। आज ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इस अध्याय को हम लोग इन 3 भागों में अध्ययन किया। जो भी प्रश्न है और जो भी सूत्र हैं, सूत्रों को आप कंठस्थ करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।